Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the second video for O Levels Commerce 7100 within 1 month. तो जो सारे स्टूडेंट्स जो कि न्यू हैं इस वीडियो सीरीज के ऊपर, तो उनके लिए बेसिकली आई हैव स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर ओ लेवल्स विद इन 1 year एंड देयर ए लेवल्स विद इन 3 to 6 months. मैंने खुद अपना ओ लेवल्स प्राइवेटली किया था विद इन 1 year और अपना ए लेवल्स मैंने किया था 3 months के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं उसी मेथड को लेके मैं उसी वे को लेके आई एम हियर हेल्पिंग यू गाइज आउट. इसमें अब हम करेंगे क्या? अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने यूनिट 1 ख़त्म किया था. आपके टोटल ओ लेवल्स कॉमर्स के अंदर यू हैव 15 यूनिट्स. तो हम इस तरह से हर एक वीडियो के अंदर एक एंटायर यूनिट को ख़त्म करेंगे. तो जो स्टूडेंट्स ओ लेवल्स कॉमर्स 7100 के हैं, तो दे वॉन्ट हैव टू बाय एनी रिसोर्स, दे वॉन्ट हैव टू बाय एनी ट्यूटर, दे वॉन्ट हैव टू बाय एनी सिंगल स्टफ. साफ साफ ये वाली वीडियोस देखें एंड आई कैन गारंटी कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी. जब ये हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर आई विल स्टार्ट डूइंग ईयरली पास्ट पेपर्स. अभी हम इसके आखिर में टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. जो हमारा यूनिट 2 है, इट्स ऑल अबाउट रिटेल ट्रेड. तो इसमें जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वो सारा का सारा रिटेल के ऊपर होगा कि भी एक्चुअली रिटेल होती क्या है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हियर यू गो. आपका फर्स्ट जो इसमें चैप्टर है वो है रिगार्डिंग द रोल ऑफ रिटेलर. अच्छा, इसमें एक और गलती होगी. इट्स नॉट बी रोल, इट शुड बी रोल्स. सो द रोल्स ऑफ रिटेलर इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, अभी देखें आप कि आपकी जो चेन ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाई थी, वो क्या होती है? वेल, एज वी नो कि आपका एक रॉ मटेरियल, वो आपका रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है इनटू अ गुड या फिर इनटू अ सर्विस, जो कि आप अपने कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं और वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स. तो ये आपकी कैम्ब्रिज से अलॉटेड आपकी जो डेफिनेशन है चेन ऑफ प्रोडक्शन की. तो बेसिकली इसमें होता क्या है? सो यू हैव द रॉ मटेरियल. तो आपके पास यहाँ पे होता है रॉ मटेरियल. अभी जो रॉ मटेरियल है ये कुछ स्टेप्स में से जाते हैं. उस स्टेप्स को हम कहते हैं चेन ऑफ प्रोडक्शन. अब इसके अंदर होता क्या है चेन प्रोडक्शन के अंदर? वेल, यू हैव डिफरेंट स्टेप्स. उसमें आपकी प्रोसेसिंग होती है उनके उसके अंदर बेसिकली आपकी चेन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप वैल्यू ऐड करते हैं हर स्टेप के अंदर. तो एडिड वैल्यू, इसके भी बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर. तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं कवर की हुई तो आप काइंडली पिछली वीडियो के अंदर जाके इसको कवर अप कर लें. अच्छा जी. सो जो रिटेलर होता है उसका क्या रोल होता है चेन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर? वेल, आई मेक इट क्वाइट सिंपल फॉर यू. उसके 4 रोल्स होते हैं. तो पहला उसका जो रोल है, लेट्स रीड दिस ऑल दिस स्टफ. उसका पहला रोल है वो है कि वो एक वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है. वैरायटी ऑफ गुड्स क्यों प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते, उसकी डिफरेंट वजह है. पहली वजह उसमें से ये है कि देखें, जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्राइमरी काम है चीज़ों को बनाना, एंड दैट इज़ नॉट ईजी. दे हैव ह्यूज सेटअप्स दैट दे हैव टू मैनेज. उनके पास सप्लाई होती है, उनकी एक ख़ास प्रोडक्शन होती है, साथ साथ उनकी फिर मार्केटिंग होती है, उनकी पूरी की पूरी उनकी पूरी आप समझें कि एक इंडस्ट्री है. सो अगर वो अपने पास डिफरेंट गुड्स को प्रोवाइड करने के ऊपर लग जाए तो फिर वो अपनी प्राइमरी गुड के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी प्राइमरी स्ट्रेटजीज के ऊपर जो उनका प्राइमरी मकसद है. हाँ, देर आर सम इंडस्ट्री, देर आर सम मैन्युफैक्चरर्स जो कि ये काम भी करते हैं कि वो एक वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, मगर मोस्टली इस तरह से होता नहीं है. तो वो एक बैच के अंदर एक चीज़ बनाएगी, फिर अगले बैच के अंदर दूसरी चीज़ बनाएगी, या फिर क्या पता इकट्ठी चीज़ें वो चीज़ें बना रही होगी और इकट्ठे उनको एज पर टू द डिमांड उनको सप्लाई कर रही होगी. तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स का ये काम होता नहीं है. तो रिटेलर करते क्या है कि डायरेक्टली बाय करते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, और उनसे बाय करके वो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स. तो आप किसी भी एक कंपनी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप वहाँ से खरीद सकते हैं. नॉर्मली होता ये है कि अब जैसे कि एक इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक 3-4 चीज़ें बना रही होगी. तो कंपनी बेसिकली अपनी फैक्ट्रीज को इस तरह से बनाती है, इस तरह से लोकेट करती है कि हर फैक्ट्री किसी न किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज होती है. और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपका स्पेशलाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है. कुछ नहीं करती वो, फिर बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर होती है. जिस तरह से अगर आप कभी लाहौर जाएँ तो लाहौर और फिर रायबंड की जो रोड है उस पे आपके राइट साइड पे, अगर आप रायबंड की तरफ जा रहे हैं या फिर अगर आप वापस आ रहे हैं तो फिर आपकी लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएगी एक उसकी फैक्ट्री है, साइमंस की है. और साइमंस की आई थिंक सो, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा. तो उनकी है और उन्होंने आपस में
एक मर्जर किया हुआ है। तो वो करते क्या है, वो सिंपली उनकी इतनी ह्यूज फैक्ट्री कि उसके अंदर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मगर मल्टीपल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ, एसीज हो जाएंगे, मे बी रेफ्रिजरेटर्स हो जाएंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाएंगी, मगर सब कुछ नहीं वो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी वहाँ पे एक जगह के ऊपर आप इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को कंसंट्रेट नहीं आप कर सकते। अगर आप करेंगी बसी तो वो इतने ह्यूज स्केल के ऊपर बनेगी कि फिर उसको मैनेज करना, उतना लैंड वाला खरीदना बहुत एक तरह से आप समझें एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो जो इनका पहला काम होता है रिटेलर्स का कि वो डिफरेंट फैक्ट्रीज से, एक ही कंपनी की डिफरेंट फैक्ट्रीज से चीज़ों को ले लेते हैं ताकि आपके पास एक वैरायटी ऑफ गुड अंडर वन रूफ रहे। दूसरा इनका जो रोल होता है वो है कि देट दे होल्ड अ स्टॉक। अब होल्ड स्टॉक का फायदा क्या होता है? अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें, जो फैक्ट्रीज हैं, तो वो करती ये हैं कि बस अपनी चीज़ों को सप्लाई कर दी और आगे जाके अपनी अपनी चीज़ों को दे देती हैं। मगर रिटेलर क्या करते हैं कि स्टॉक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई चीज़ खत्म हो रही है तो फ़ौरन वो अपने स्टॉक से निकाल कर उनके पास बेसिकली वेयर हाउसेज होते हैं, और वो वेयर हाउसेज इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं फैक्ट्रीज से कि भाई अगर हमारी ये चीज़ें सेल हो गई तो फिर हम आपको इसकी पेमेंट करेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर आपने उन चीज़ों को वापस आपने उनको ले लेना है। तो कुछ इस तरह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ और डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो दे होल्ड अ स्टॉक, उससे फ़ायदा किसको होता है? कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। तो आपके पास कभी ये नहीं होगा, शायद होता होगा पर मोस्टली ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट कम है, शेल्फ पे नहीं लगी हुई, तो आप फ़ौरन कहें, वो आपको फ़ौरन नीचे से जाके उसको रीसप्लाई कर देता है। कहता है आप यहाँ पे 5-10 मिनट खड़ी हो, या फिर आप यहाँ पे 2 घंटे बाद आ जाए, 3 घंटे बाद आ जाए, हम आपको फ़ौरन वो दे देंगे। बट नॉर्मली इस तरह से ये भी नहीं होता, उन्होंने स्टॉक फ़ौरन रखी हुई होती है। जो हमारे पास थर्ड उनका रोल है वो है प्रोडक्ट नॉलेज का। देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि एक इंडस्ट्री जो एक फैक्ट्री है वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं आपको बताएगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिफरेंट फैक्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को इकट्ठे हमने यहाँ पे बात की थी कि दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ गुड, राइट। तो उन सारे गुड्स के बारे में जो उसकी नॉलेज है, अब वो कौन प्रोवाइड करेगा? वहाँ पे फिर आपके पास आ जाते हैं आपके रिटेलर। ठीक है, तो जो उनका फोर्थ रोल है, फोर्थ जो उनका मेन रोल है वो है कि दैट दे प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, आफ्टर सेल सर्विस होती क्या है? आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर ना दो मेजर चीज़ें आ जाती है। अब जूम इट इन हियर। उसमें से पहली चीज़ है आपके पास रिटर्न्स, और दूसरी चीज़ आपके पास एक मिनट, एक्सचेंजेस। आफ्टर सेल सर्विस से होता क्या है कि इसकी छोटी सी एग्जांपल आप ले लें अपना अमेजोन की। अब देखिए, अमेजोन ने अपने डिफरेंट जगहों के ऊपर उसने अपने रिटर्न डिपॉजिट बॉक्स बनाए हुए हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा उनको ये होता है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर होने होने का क्या मतलब हुआ? लोग उसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं जब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, क्योंकि देखें आप सबने ये कोट सुना होगा कि पीपल वॉन्ट रिमेंबर योर वर्ड्स, दे विल रिमेंबर हाउ यू ट्रीट देम, या फिर हाउ यू मेड देम फील, कुछ इस तरह से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली लोग आपके वर्ड्स को, उन सबको भूल जाएंगे, मगर आपने किस तरह से उनको फील करवाया, आपकी एक्शंस किस तरह के थे, उनको वो हमेशा याद रखिए। तो अगर आपने अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनानी है, ये आपका वैसे नेक्स्ट उसमें आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ रहा है, मगर अगर आपने अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनानी है, अगर आपने अपनी कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो फिर आपको जो आपकी जितनी भी आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, वो आपको उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसकी वजह ही यही है कि जब तक लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो अच्छा नहीं होता, उस वक़्त तक लोग आपके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। तो इसलिए कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर आगे होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि बेशक आपको कहीं और से कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, बट स्टिल पीपल विल प्रेफर टू बाय देयर स्टफ जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर ब्रांड लॉयल्टी। तो ये जो आपने ट्रस्ट गेन कर लिया ना, इसको गेन करने के लिए यू नीड टू हैव दीज़ 2 थिंग्स। मल्टीपल चीज़ें, मगर मगर उनमें से 2 जो मेजर चीज़ें हैं वो ये हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर, कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर नहीं, कस्टमर लिखूंगा, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ब्रांड लॉयल्टी, अगर आपने इसको इम्प्रूव करनी है तो फिर यू विल हैव टू इंक्रीज योर, अगेन रॉन्ग हो गया, आफ्टर सेल्स, इसको भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें से कोई एक चीज़ कर ली
तो फिर फ़ौरन दूसरी दूसरी चीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? दैट्स फाइन। हम आगे चलते हैं। चेंजेस इन कस्टमर रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सा है। आपका बेसिकली एक एंटायरली एक नेक्स्ट चैप्टर है। देखें, सॉरी, जो हमने पढ़ा था ना अपने, जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ओ लेवल्स बिजनेस लिया हुआ है या फिर ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स ली हुई है, उनको पता ही है कि हम बहुत शुरू में पढ़ते हैं कि आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा हमेशा से डायनामिक होती है। वी ऑल नो दिस, राइट? तो डायनामिक का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, इट इज़ एवर चेंजिंग। तो उन सारी चेंजेस के ऊपर एक रिटेलर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो वी आर टॉकिंग हियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिटेलर। ठीक हो गया? सो लेट्स से यू हैव हाँ, सो लेट्स से यू हैव एन इंक्रीज्ड डिजिटल डिमांड। तो आपकी जो डिजिटल डिमांड है जिस तरह से आजकल आपकी इंक्रीज हो गई है, तो वो आपकी बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली इसका बहुत एक आसान सा सोल्यूशन है। आप यू विल ऑफर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस, सिंपल एज दैट। ये तो था हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा आपका सिनेरियो ये है कि आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी है ना, उसको आपने इंक्रीज करना है कि, और जो आपकी कंपटीटर्स हैं उनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? वेल, मैं आपको यहाँ पे अभी बताया था कि यू हैव टू बेसिकली इम्प्रूव योर आफ्टर सेल सर्विसेज। तो उसके लिए यू विल इम्प्रूव योर कस्टमर सर्विसेज एंड योर आफ्टर सेल सर्विसेज। इन्हीं दोनों की वजह से आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो भी इम्प्रूव होगी। थर्ड सिनेरियो के ऊपर आ जाते हैं कि ये लोगों के अंदर ना एक एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोग जो है वो ज़्यादा इको फ्रेंडली हो रहे हैं। लोग जो बेसिकली आप समझ लें कि एक तरह से उनके अंदर एहसास आ रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एनवायरमेंटली सेंसिबल या कॉन्शियस। तो उसका क्या हल होगा? आप लोग सोचें एक मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें, सोचें। वाइल आई विल राइट डाउन माई आंसर है, फिर आप देखें कि आपका आंसर सही है, क्या इससे मैच करता है या नहीं। तो अगर आपकी इन्वायरमेंटली सेंसिटिविटी या फिर आपकी जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस है वो लोगों के अंदर बढ़ गई, आपके कंज्यूमर्स के अंदर, तो बहुत इसका सिंपल सा हल है कि स्टार्ट स्टॉकिंग मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सिंपल एज दैट। इसमें कोई और आपने लॉजिक नहीं लगानी, सिंपली स्टार्ट स्टॉकिंग मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बस जब लोग देखेंगे कि भाई आप भी ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बिकमिंग इको फ्रेंडली, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इन्वायरमेंटल जो सेंसिटिविटी है वो उनकी बढ़ गई है, सिंपल एज दैट। अच्छा, लास्ट सिनेरियो, चेंजेस इन वर्किंग आवर्स। जिस तरह से कराची के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे लोग ज़्यादा लाइक देयर इज़ अ ह्यूज पोर्शन जो कि रात को काम करता है, उनकी नाइट टाइम शिफ्ट होती है, और एंड देयर इज़ अ ह्यूज पोर्शन जो कि शाम को काम करता है क्योंकि सुबह के दिन गर्मी होती है ज़्यादा। तो इस तरह से आप फिर क्या अपनी रिटेलर के अंदर, अपनी रिटेलिंग सर्विसेज के अंदर आप किस तरह से चेंज लाएंगे? सिंपल सा हल है कि एक्सपैंड यू विल बेसिकली एक्सपैंड योर ऑपरेशनल आवर्स। बहुत आसान, योर ऑपरेशनल आवर्स। आप मे बी 24/7 हो जाएंगे, या फिर आप मे बी रात की 2 बजे तक खोल लेंगे, 3 बजे तक खोल लेंगे, और सुबह थोड़ा सा आप लेट खोल लेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस तरह से बेसिकली ये सारी चीज़ें कराने का मकसद ये नहीं कि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही 4 आएंगे, यही 4 सिनेरियोज आएंगे। नहीं, आपके पास बेसिकली मल्टीपल सिनेरियोज आ सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू टैकल देम। तो वो भी हम आगे जाके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो उसमें आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मगर ये बेसिकली जो भी मैं आपको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिलेबस है ना, उसके थ्रू मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। तो एक तरह से मैं आपको सिर्फ कवर अप करवा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपकी जो थिंकिंग मेथोडोलॉजी है वो आपकी उस पाथ के ऊपर आ जाए जिस पाथ के ऊपर एग्जामिनर एक्चुअली चाहता है आपसे। यू कैन नॉट लाइक एग्जैक्टली रेटिफाई ईच एंड एवरीथिंग। आप रट्टे मारे सारी चीज़ों को, तो यू कांट रोट लर्न ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल। फिर अक्सर बच्चे आते हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर एग्जाम में तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आई थी। बोला आउट ऑफ सिलेबस नहीं आई थी, उन्होंने आपको एक वाइडर रेंज दे दी थी, उन्होंने कहा था हम यहाँ से यहाँ तक पूछेंगे। अब इसमें बेतहाशा चीज़ें हैं। आपने सिर्फ अपनी जो जो आपका प्रोसेस है, आपको जो लर्निंग प्रोसेस है, आपने उसको अलाइन करना है एज पर टू द एग्जामिनर्स नीड। फिर आप देखें आपके लो लेवल्स कितना आसान हो जाएगा। और सिर्फ 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, लोगों ने लिटरली 8 महीनों में भी किया हुआ है, 6 महीनों में भी किया हुआ है। तो इट्स ऑल क्वाइट ईजी। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर के ऊपर, टाइप्स ऑफ रिटेलर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं रिटेलर्स। तो ये बेसिकली हमारा 2.2 स्टार्ट हो रहा है, 2.2।
जो आपकी सबसे फर्स्ट टाइप है वो है हाइपर मार्केट्स। हाइपर मार्केट्स जो हैं उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दे आर बेसिकली लार्ज स्टोर्स, ठीक है, और दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत ही सिंपल से, एंड दे हैव लो प्राइसेस ड्यू टू बल्क सेल। अच्छा, अब हाइपर मार्केट्स ना हमारे लिए होता क्या है कि हम इन वर्ड्स को इस तरह से कॉमनली यूज़ करते हैं कि हम अक्सर औकात इनको मेडल अप कर लेते हैं। अब अगर मैं हाइपर मार्केट के बारे में बात करूं तो ये पाकिस्तान में शायद एक या दो हों। जो आपके काकफू है, मेट्रो हो गया, ये सारी हाइपर मार्केट्स नहीं है। ये किस में आ जाती हैं? वेल, ये फिर आपके आती हैं सुपर मार्केट्स के अंदर आ जाती हैं। वो क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो उनके पास लार्ज स्टोर्स होते हैं, उनके बड़े स्टोर्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, और फिर दे हैव लो प्राइसेस। अच्छा, इनकी फ़ायदा क्या होता है? देखिए, हाइपर मार्केट्स का एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको सब कुछ मिल जाता है एक अंडर वन रूफ। सो इट्स अ वन स्टॉप शॉपिंग एक्सपीरियंस। आप जो भी कुछ लेना चाहते हैं तो आपको एक ही रूफ के अंदर मिल जाता है। जिस तरह से आजकल मेट्रो के अंदर है, काकफू के अंदर है, जो आपको कैरफू कहते हैं, तो उसके अंदर है। तो वो भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक छोटे मिनी हाइपर मार्केट्स हैं। मगर अगर हम साइज़ की बात करें तो उस साइज़ से नहीं है। हाइपर मार्केट्स दे आर टिपिकली वेरी वेरी ह्यूज। अच्छा, सो देन वी हैव द सेकंड एडवांटेज कि उनके पास कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लार्ज सेल्स होती हैं पर डे के हिसाब से। तो लाखों की सेल्स पर आवर हो रही होती है, लाखों की पर आवर। सो यू कैन इमेजिन, क्योंकि जो सब जो डेली की इनकम है वो करोड़ों के अंदर जा रही होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने ना ये करना होता है कि आपके पास केस स्टडीज़ के अंदर या फिर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर जब भी कोई आए क्वेश्चन, तो उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि भाई क्या उनकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है या नहीं। अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है तो फिर वो हाइपर मार्केट है, अगर नहीं है तो फिर वो अभी हम आगे जाके और टाइप्स पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा जी, जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं वो इसमें से एक ही है कि वो लाइक इट्स ऑफ्टन लोकेटेड आउट ऑफ टाउन। बहुत सी सिंपल सी बात है कि इतनी ह्यूज इसने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो अक्सर औकात टाउन से बाहर होती है, जिसकी वजह से, तो इससे क्या होता है, जिसकी वजह से इट्स नॉट ऑलवेज एक्सेसिबल। ठीक है, मुझे आप खुद बताएं, अगर आपके घर के सामने से ही, चलो अगर आपके घर से 15 मिनट दूर कोई चीज़ मिल रही है, तो वाई विल यू ट्रैवल टू लाइक मोर देन 10 किलोमीटर्स? आप क्यों 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे जस्ट टू गेट दैट? ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना होता है। हाँ, मे बी अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अपनी करनी है, मगर देखिए ना, अगर आपका फ्यूल उतना ही खर्च हो रहा है तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का क्या फ़ायदा? अगर आपकी प्राइस के अंदर 5 रुपये कम हो रहे हैं, मगर आपको 100 रुपये का आपका फ्यूल लग रहा है, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस। तो लोग फिर इस चीज़ को देखते हैं कि भाई क्या हमारा ट्रैवलिंग जो टाइम है और जो हमारा ट्रैवलिंग एफर्ट्स हैं, इज़ इट वर्थ इट और नॉट? जो हमारे पास सेकंड है टाइप, वो है सुपर मार्केट्स की। सो फर्स्ट वी हैव हाइपर मार्केट्स, देन वी हैव सुपर मार्केट्स। सुपर मार्केट्स आपको काफ़ी मिलेंगे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह। यू लाइक यू मे सी देम। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बहुत सिंपल, दे आर लार्ज सेल्फ सर्विस स्टोर। बस इस चीज़ का अपना खास ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट भी किया है कि वो सेल्फ सर्विस होती हैं। तो उसमें बेसिकली आप खुद लेके चलते हैं। ये बेसिकली इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी भी यहाँ पे भी शुड बी समवेयर हियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि सेल्फ सर्विस, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल्फ सर्विस स्टोर्स होते हैं। आप अपनी ट्रॉली लें, उसमें आप चीज़ों को डालें और आप अपनी शॉपिंग करें। और वो करते क्या है, बेसिकली दे मोस्टली सेल फूड या फिर हाउस होल्ड आइटम्स। वो हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर आपकी जितनी भी गुड्स हैं वो आ जाती हैं, और इसके अंदर आपके पास जितनी भी आपकी ग्रॉसरी है एंड आपके जितने भी लाइक स्नैक्स वगैरह हो गया, मतलब क्या हर तरह की जो आपका फूड है वो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि दे मोस्टली सेल फूड या फिर हाउस होल्ड आइटम्स। इनका नुकसान क्या होता है, इनके लाइक एडवांटेजेस क्या होते हैं? वेल, इनके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सबसे पहला एडवांटेज उनका होता है कि दे ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जिससे अभी हमने यहाँ पे बात की थी, तो एक वन स्टॉप शॉपिंग एक्सपीरियंस इनके पास भी होता है। तो ये एक तरह से दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। पर इसकी एक और अच्छी चीज़ है कि उनकी जो लोकेशन है ना, दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट। वो किस तरह से उनकी लोकेशन कन्वीनियंट होती है, मुझे आप बताएं, जो इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं, जो MCC है, मदीना कैश एंड कैरी, क्या वो कन्वीनियंट नहीं है? बिल्कुल जीटर में लोकेटेड है। आसपास सारे सेक्टर्स आराम से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं विद इन हार्डली आई थिंक 10 मिनट या फिर 20 मिनट। 20 मिनट तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
10 से 15 मिनट के अंदर आप आराम से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, अनलेस आप F8 में रह रहे हैं या फिर आप बहुत ही दूर रह रहे हैं, राइट। इसी तरह से पीसीसी है, जो जिसने भी 11 में खोला, ठीक है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया, बट स्टिल पीसीसी बहुत एक अच्छी, आप समझे कि एक बहुत एक कन्वीनियंट लोकेशन पे है, जो G10 में है उसका स्टोर, जो उनका 11 में है। तो इट ऑल मेक सेंस कि जो जितनी आपका सुपर मार्केट्स होती हैं वो एक अच्छी लोकेशंस के ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से ऑफ्टन ऑफ्टन इनकी सेल ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर्स, जो कि भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा जी, जो उसकी डिसएडवांटेज है, वेल इसके बारे में आप सोचें क्या हो सकती है इसकी डिसएडवांटेज? नहीं आ रही? इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इट लैक्स, सो बेसिकली इट लैक्स मोर, बिल्कुल मैं कहूँगा इट लैक्स मोर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, क्योंकि ये सारा का सारा आपको जो होता है वो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ सर्विस। तो ये एक तरह से इसकी एक नेगेटिव साइड है, मगर ये एक बहुत वीक किस्म की नेगेटिव साइड है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि वो खुद शॉपिंग करें, राइट। उसका एक अपना मज़ा होता है। नॉर्मली जो उसका ऑपोजिट होती है, एक सेल्फ सर्विस होती है ना, दूसरी इसकी ऑपोजिट होती है, जिसके अंदर बेसिकली जैसे हमारी जितनी भी खोखे हैं, जो हमारे गली के आखिर में लगे होते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया के अंदर छोटे छोटे शॉप्स होती हैं, तो आप वहाँ पे जाते हैं, आप कहते हैं मुझे ये लाइक ये चीज़ दे दे, तो अगला बंदा आपको खुद ढूंढ के वो दे देता है आपको, राइट। आपने सिर्फ काउंटर पे वेट करना होता है और आपने अपनी कीमत देनी होती है। तो ठीक है, उसके भी फ़ायदे हैं, और उसके डेफिनेटली फ़ायदे उस वक्त होते हैं जब आप बहुत जल्दी में हो। उसमें फिर आपको एक चीज़ काम आती है, यू कॉन्ट टेक अ ट्रॉली और आप जाके सारे एल ढूंढने के भी कहाँ पे फलाना चीज़ पड़ी है, अगर वहाँ पे नहीं है फिर आप किसी को ढूंढने, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो दोनों की कुछ प्रोज हैं, दोनों के कुछ कॉन्स भी हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये हो गया हमारे पास हाइपर मार्केट्स, सुपर मार्केट्स का। देन वी हैव चेन स्टोर्स, तो ये हमारा बेसिकली थर्ड है, द थर्ड टाइप दैट वी हैव, वो है चेन स्टोर्स के बारे में। चेन स्टोर्स बेसिकली मल्टीपल स्टोर्स होते हैं एक ही ब्रांड के, तो वो ब्रांडेड होते हैं। एक मिनट। तो बेसिकली दे आर ब्रांडेड, एक ही उनके पास ब्रांड होता है जिसके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं इन मल्टीपल लोकेशंस। और बहुत आसान से इसका है डेफिनेशन के, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं एक ही ब्रांड की, सिंपल एज दैट। रिमूव दिस वन। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? वेल, चेन स्टोर का अगर हम देखें फ़ायदा, तो सबसे जो उसका पहला फ़ायदा होता है, विल राइट इट विद ग्रीन। सबसे जो उसका पहला, एक मिनट, व्हाट्स हैपनिंग, जल्दी से मूव हो गया। सबसे जो उसका पहला फ़ायदा होता है वही है कि जो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी होती है ना, सो जो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, इट विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो उसमें आपको कोई चेंज वाला नहीं आएगा, क्योंकि एज अ ब्रांड उनको अपनी क्वालिटी को इंश्योर करना होता है कि वो सबसे बेस्ट पे जाए, राइट। सो दे कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस वन। तो उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, उनकी जो ब्रांडिंग होगी, वो सबसे बेस्ट होगी, वो कंसिस्टेंट होगी, तो आपको उसके ऊपर कोई गम नहीं होगा कभी क्वालिटी हमने उस पर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो इनकी एक तरह से आप समझ लें, वो डू यू कॉल इट, मुझे इसका नाम याद भूल गया। हाँ, सो वी हैव द नॉन मटेरियल बेनिफिट्स। जिस तरह से एक ब्रांड के साथ ना बेसिकली एक ब्रांड की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, सो यू आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट ब्रांड, ठीक है। तो उसकी एक अपनी लुक होती है, उसका ग्लैमर होता है, उसका एक अपना स्टेटस होता है। तो ब्रांड का ये फ़ायदा होता है कि इफ़ यू बाय फ्रॉम देयर एज कम्पेयर टू बाइंग फ्रॉम मे बी अ सुपर मार्केट, सो देयर अ ह्यूज डिफरेंस। उसमें फिर आपको अच्छा, इसी के अंदर नॉन मटेरियल बेनिफिट्स के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं? वेल, इसके अंदर आपके पास, ये तो मैंने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, कि आपकी जो ये होती है, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कस्टमर्स, आपकी जो कस्टमर सर्विस होती है वो बहुत अच्छी होती है। सो इट इज़ क्वाइट अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी होती है, आपकी आफ्टर सेल्स, आपकी जितनी भी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कुछ इसके नॉन मटेरियल बेनिफिट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? वेल, बहुत कॉमन सा है कि इट इज़ क्वाइट लेस अडेप्टेबल, सो इट इज़ लेस अडेप्टेबल टू लोकल टेस्ट एंड नीड्स।
तो अगर आपकी लोकल कम्युनिटी के अंदर कोई चीज़ थोड़ी सी चेंज हो रही है तो ब्रांड अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक अपना आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक प्रोडक्ट है, वो उससे अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकता अनलेस ये है कि ऊपर से एज अ ब्रांड वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करे। अच्छा जी, द नेक्स्ट टाइप दैट यू हैव वो है डिपार्टमेंट स्टोर्स की। इनको कुछ लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी कहते हैं, कुछ इनको डिपार्टमेंट स्टोर्स कहते हैं, जो भी आपके लिए ज़्यादा आसान रहे। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बहुत सिंपल से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लार्ज स्टोर्स, डेफिनेटली इनके साइज़ की मैं बात करें सो दे आर लार्ज। इनके इनके पास भी वैरायटी ऑफ गुड्स होती है, और ये जो सारी वैरायटी ऑफ गुड्स हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनाइज होती हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ग्रोसरी मिलेगी। अच्छा, ये काम सुपर मार्केट्स के अंदर भी होता है, ये काम आपकी हाइपर मार्केट्स के अंदर भी होता है, मगर डिपार्टमेंट्स जो स्टोर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली इसी इसी चीज़ के अंदर आगे होते हैं। जिस तरह से एक पूरी एक बिल्डिंग होगी, एक पूरा एक सेक्शन होगा, एक पूरा आप समझे एक बड़ा सा हॉल होगा, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट एल बनाए होंगे, और वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मे बी क्या कहते हैं कारपेंटरी से आपको रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आपको फूड से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आपको एक पूरा आपका एक मीट सेक्शन होता है जहाँ पे आपको सिर्फ गोश्त वाला है, उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी, राइट? तो पूरी इंटायर एक डिपार्टमेंट्स बनी होती है, सिर्फ एल्स नहीं होते, कि सिर्फ रोज नहीं होती, बल्कि एक एक एंटायर सेक्शन डेडिकेटेड होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड के लिए। तो उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अच्छा, अक्सर होता ये भी है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो जो स्टोर्स होते हैं उन्होंने अपनी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स को ही अलग किया होता है। लाइक एक आपकी बिल्डिंग ये है, फिर आपको एक और बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है, इस तरह से उन्होंने डिफरेंट अपनी डिपार्टमेंट्स ली होती हैं, बट ये पाकिस्तान में काफ़ी रेयर होता है। तो ये हो गया। बाकी इनकी एडवर्टाइजेज ही हैं बेसिकली कि दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे सभी मैंने पढ़ा था सुपर मार्केट्स के हवाले से और फिर हाइपर मार्केट्स के हवाले से, और दे आर वेरी कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल। तो ये मोस्टली शहर के बीच में ही होते हैं, शहर के अंदर ही होते हैं। तो लोगों के पास जो ट्रैवलिंग टाइम है और जो उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो उतनी कोई ख़ास इनकर होती नहीं है, तो इसलिए लोग इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक तो आपको लेस पर्सनलाइज सर्विस मिलेगी, डेफिनेटली आपने इसमें से खुद करना पड़ता है। ये भी बेसिकली आप समझें इट्स ऑल सेल्फ सर्विस, तो आपने खुद अपनी ट्रॉली लेके जाके आपने बाय करनी होती चीज़ें। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हायर कॉस्ट होती है डेफिनेटली। एक तो ये शहर के बीच में होता है लोकेटेड इसलिए, दूसरा इसलिए क्योंकि इनकी सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और होती तो है मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्लस उन्होंने जो डिपार्टमेंटल वाइज अपने आप को डिवाइड किया होता है, तो उसके अंदर दे हैव टू हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो सारों चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए दे हैव टू इंक्रीज तो नहीं करते कॉस्ट, बेसिकली अपनी कॉस्ट को मार्केट वाली कॉस्ट रखते हैं, जो कि नॉर्मली जो आपके सुपर मार्केट्स हैं, जो आपके हाइपर मार्केट्स हैं, वो थोड़ी कम कर देते हैं क्योंकि उनके पास बल्क सेल्स हो रही होती है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इकोनॉमी अपना ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उसके अंदर भी आपके पास यही चीज़ होती है कि बेसिकली यू हैव बल्क सेल्स, जिसकी वजह से आपके पास जो आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ कुछ इशू आ गया, लेट मी एड्रेस इट। तो जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है हमारी, वो है अपनी स्पेशलिटी शॉप्स की। उसमें क्या होता है, यू हैव बेसिकली मीडियम टू स्मॉल स्टोर्स। तो ज़्यादा आपके पास बड़ी चीज़ें नहीं होती इसमें, मीडियम या फिर आपके पास स्मॉल स्टोर्स होती हैं, और दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हम कहते हैं कि आपने आपकी घर वालों ने कहा, आपकी वालदा ने कहा कि आप जाके गोश्त लें, तो आप गए, तो आपने किसी गोश्त वाले को ढूंढा, राइट? तो वो एक स्पेशलिटी शॉप है, तो वो एक स्मॉल सी स्टोर होता है, वो एक छोटी सी शॉप होती है, मगर वो सिर्फ एक चीज़ बेचते हैं, वो सिर्फ गोश्त बेचते हैं। इस तरह से यू हैव अ कॉबलर, यू हैव और क्या हो सकता है आपके पास, एक जो चक्की वाला होता है, जो कि आपको आटा पीस के देता है, आपको चीनी वाला पीस के देता है, आपको और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर अपने फोकस्ड होते हैं। ठीक हो गया। जो उसकी एडवर्टाइजेज होती हैं, जो उसके प्रोज हैं, वो ये है कि दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज, उनको अपने मार्केट रेट्स का आजकल क्या चल रहा है, कौन सी अच्छा वेरिएंट चल रहा है, कौन सी चीज़ अच्छी आ रही है, कौन सी चीज़ बुरी आ रही है, दे ऑल नो अबाउट इट। एंड दे हैव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली अब वो एक चीज़ की तरफ स्पेशलाइज्ड है, तो उनको पता है कि भी अच्छी लाइक सबसे बेस्ट क्वालिटी की कौन सी चीज़ है, उससे छोटी कौन सी, लाइक उससे कम क्वालिटी की कौन सी चीज़ है, एंड सो ऑन। तो आपके पास हर तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है वहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है।
जो उसकी कौन से हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसमें से एक ये है कि यू हैव वेरी लिमिटेड रेंज अवेलेबल। डेफिनेटली अब आपके पास इम्पोर्टेड सामान वहाँ पे बहुत कम ही होगा, और न ही आपके पास दुनिया के डिफरेंट टाइप्स के, फिर आपको समझने की डिफरेंट एडवांस किस्म की जो उसमें प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल नहीं होंगे डेफिनेटली। और फिर दे मे हैव हायर प्राइसेस, क्यों? क्योंकि वो स्मॉल स्टोर्स होते हैं और उनका बस यही खर्चा होता है, लेकिन उनका यही एक सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। सो दे हैव टू अर्न इनफ इनकम फ्रॉम दीज शॉप्स, ताकि वो अपने घर वालों को चला सकें। तो इसलिए दे मे चार्ज अ बिट हाई, अपना प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा रख के उसको थोड़ा सा हाई कर देंगे। देन कमिंग टू और सिक्स टाइप, वो है हमारे पास यूनिट शॉप्स की। यूनिट शॉप्स क्या है, या फिर आप उसको करें इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, आपके एग्जाम के आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है एज इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, ठीक है। तो उसका यूनिट स्टोर्स भी एक नाम है, पर आप आई वुड प्रेफर यू क्या, जो आपका इंडिपेंडेंट रिटेलर्स है, इसको आप याद रखें। इसमें क्या होता है, यू हैव स्मॉल स्टोर्स, तो छोटे स्टोर्स होते हैं, और मोस्टली फैमिली ओन्ड होते हैं। तो एक कोई एक फैमिली चला रही है, जिस तरह से आप समझ लें कि आपकी करियाने की दुकान होगी, ठीक है। तो करियाने की दुकान जिसमें से आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको आटा वगैरह भी मिल रहा है, आपको चीनी भी मिल रही है, आपको मतलब मैदा भी मिल रहा है, आपको बिस्किट भी मिल रहे हैं, आपको बर्गर बन भी मिल रहे हैं, जूस आइसक्रीम सब कुछ मिल रहा है। तो एक छोटी सी एक दुकान होती है, और वो एक फैमिली ओन्ड होती है ज़्यादातर। तो आपस में सारे भाई मिल के चला रहे हैं, या फिर घर के सामने उन्होंने बनाई हुई है, जैसे आजकल गाँव वगैरह में होता है। और ये क्या करते हैं कि वो लोकल कम्युनिटीज़ को सर्व करते हैं। सो बेसिकली दे आर सर्विंग लोकल। तो इनमें जो खासियत है वो ये है कि दे सर्व लोकल्स एंड दे आर फैमिली ओन्ड। तो ये अपनी चीज़ को याद रखना है यूनिट स्टोर्स के बारे में। इनके फ़ायदे क्या होते हैं? वेल, इनका जो पहला एडवांटेज है कि आपको एक पर्सनलाइज सर्विस मिलती है। डेफिनेटली आप खुद देखिए, आप जब वहाँ पे जाते हैं किसी भी करियाने की दुकान के अंदर, तो करियाने की दुकान पे आपको खुद सी चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि आप सिर्फ कह दें उनसे, और वो फिर आपको आगे जाके चीज़ें ढूंढ के आपको दे देते हैं। तो आपने सिर्फ काउंटर पे वेट करना, फिर जैसा से मैंने आपको ऊपर बताया था। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि दे सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी। डेफिनेटली आपकी जितनी भी एक कम्युनिटी है, वो मोस्टली उन्हीं उन्हीं के ऊपर रिलाई करती है। सुबह सुबह उन्हीं से ब्रेड लेते हैं बच्चे, अपने लंच वाले के लिए, स्कूल वाले के लिए बिस्किट वगैरह लेना हो, वापसी पे आके की कुछ चीज़ लेनी हो, तो मोस्टली पीपल रिलाई ऑन दैम। तो इसकी वजह से उनकी भी अच्छी एक चल रही होती है बिजनेस, और फिर आपकी जो लोकल इकोनॉमी है, जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, वो भी खुश होती है। सिंपल एज दैट। मगर इससे कुछ नुकसान भी है। उसमें से आपका पहला नुकसान ये है कि दे हैव अ लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल। तो आप उनके पास जाके हर तरह की अपनी प्रोडक्ट्स की जो नीड्स है ना, जो आपकी वांट्स हैं, उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको बस जो चीज़ चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें, वो ही आपको वहाँ से मिलेगी। और फिर अगेन, सिंस दे आर फैमिली ओन्ड, तो फिर उनकी हायर प्राइसेस होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप, वो है स्ट्रीट मार्केट्स की। ये हमारे पास लास्ट टाइप है। और इसके अंदर बेसिकली यू हैव ओपन एयर मार्केट्स। जिस तरह से अगर कोई लोग लाहौर के हैं या फिर कसूर के इलाके के हैं, तो वो लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो लाहौर के आसपास के जो गांव हैं या फिर जो कसूर है, वहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक दिन, जुमे के दिन हो गया, संडे के दिन हो गया, किसी एक स्पेसिफिक दिन, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर भी होता है, पिंडी के अंदर भी होता है, कराची के अंदर भी होता होगा, इतवार बाजार लगता है हमारा, संडे मार्केट। तो उसके अंदर होता क्या है? वेल, उस संडे मार्केट के अंदर यू हैव ओपन एयर मार्केट्स। तो बेसिकली आपके पास स्टॉल्स होते हैं, और स्टॉल में आपको डिफरेंट चीज़ें लोग बेच रहे होते हैं। तो आपके पास एक वैरायटी ऑफ गुड्स भी होती है। वैरायटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ? आपके पास जैकेट्स, क्लोथ, जितनी आपकी क्लोथिंग एसेसरीज हैं वो सारी आ जाती हैं उसके अंदर। आपके पास जितनी फूड आइटम्स हैं वो सारी आ जाती हैं, ग्रॉसरी होगी, वेजिटेबल्स होगी, एवरी सिंगल स्टफ कम्स देयर। ठीक हो गया। और फिर आपकी जो बेकरी की आइटम्स हैं वो भी वहाँ पे होती हैं। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं। थर्ड, आपके पास उसमें काफ़ी चीप प्राइस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग उनके लिए ज़्यादा आते हैं। सो बेसिकली दे हैव इंक्रीज्ड सेल, सो दे हैव अ राइज इन सेल। तो उसकी वजह से उनको एक तरह से काफ़ी प्रॉफिट मिल जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्काउंट कर देते हैं। जिस तरह से आजकल बड़े मशहूर हुआ है कि देसी अम्मियाँ जो हैं वो बेसिकली बार्गेन कर करके 500 की जो चीज़ है वो 50 में ले जाती हैं। तो वो क्या होता है कि वो यही चीप प्राइसेस हो जाती है, कि जो अगला बंदा है उसने इतनी कम प्राइस पे वो राज़ी हो जाता है बहुत जल्दी। इसका फ़ायदा क्या होता है? डेफिनेटली अफोर्डेबल है, क्योंकि इतनी आपकी चीप प्राइसेस हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक होती हैं, लाइक खालिश होती है। मोस्टली आपके वहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो लाइक वो प्रोसेस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड किस्म की कोई चीज़ें नहीं होती। हाँ, होती तो हैं, तो पर वो कम ही होती हैं। बाकी आपके पास लंडे के, जो हम कहते हैं ना, लंडे का माल है, तो वो मोस्टली इम्पोर्टेड ही होता है। तो लाइक इम्पोर्टेड, उसको थोड़ा सा उन्होंने रिपेयर किया होता है, उन्होंने थोड़ा सा उसको रीपॉलिश किया होता है एंड सो ऑन। अच्छा, सेकंडली उनके पास होती है लोकल गुड्स होती हैं। तो सारे जो किसान वाले हैं वो अपनी जो वेजिटेबल्स हैं, अपनी एग्रीकल्चर से जो उन्होंने अपने फ़ायदा उठाया है, तो उसी के आउटपुट को उठा के वो यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे आके उसको बेचते हैं मंडियों के अंदर।
हाँ, मंडी भी इसकी एक बहुत एक अच्छी एग्जांपल है स्ट्रीट मार्केट्स की। खैर वो स्ट्रीट तो नहीं होती, मंडी एक बाकायदा पूरी जगह होती है। एनीवेज, जो उसके डिसएडवांटेजेस है उसमें सिर्फ आपका पहला ये है कि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो बहुत इसमें कम होती है। सो यू हैव अ वेरी वेरी लिमिटेड क्वालिटी कंट्रोल। इसकी वजह से आई कांट से कि आपको वहाँ पे सबसे बेस्ट किस्म की प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मगर उनकी जो क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली कम होगी। ठीक हो गया। दूसरा इसको जो नुकसान है वो ये है कि इट इज़ वेदर डिपेंडेंट। बारिश होगी सारे भाग जाएंगे, या फिर आपके पास बहुत तेज हवा चल रही है सारे लोग भाग जाएंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा खत्म 2.2। कोई आपका क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप बेशक नीचे लेके भेज दीजिएगा। बाकी मैंने अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप मुझे बेशक आप वहाँ से जाके पूछ लें। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू प्राइवेटली। अब हम आते हैं आपके 2.3 के ऊपर। इसके हम आखिर में, इस वीडियो के हम आखिर में इसके टॉपिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो ट्राई टू वेट टिल देयर, और फिर आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, 2.3 जो आपका वो है सारा का सारा लार्ज स्केल और फिर स्मॉल स्केल के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास दो तरह की रिटेलिंग होती है। यू हैव लार्ज स्केल आपके पास रिटेलिंग होती है, और दूसरी स्मॉल स्केल रिटेलिंग होती है। जो लार्ज स्केल रिटेलिंग होती है उसमें होता क्या है बेसिकली, सो यू हैव बेसिकली लोअर प्राइसेस। इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल ब्लू में लिख लेता हूँ। इसकी एग्जांपल आपके पास हाइपर मार्केट्स हैं, तो उसमें आपके पास बेसिकली एक लार्ज स्केल रिटेलिंग हो रही है। इसकी एग्जांपल आपके पास सुपर मार्केट्स हैं। ठीक हो गया। तो इसमें बेसिकली आपकी लार्ज स्केल है और आपकी सेल इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो कॉम्पिटिटिव है। दूसरा जो इसका फायदा होता है वो ये है कि दे हैव अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें भी आपके पास यही दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया। देन वी हैव अ ग्रेटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपके पास यही दो एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाती हैं। जो उसकी नुकसान है वो ये है कि लेस पर्सनलाइज सर्विस, तो इतनी कोई पर्सनलाइज सर्विस नहीं होती। इसमें भी आपके पास वही दोनों आ जाती हैं एग्जांपल्स। सो यू हैव हाइपर मार्केट्स, उसमें भी वो मोस्टली सेल्फ सर्विस होती है, तो हाइपर मार्केट्स आ गई। और फिर आपके पास आ गई सुपर मार्केट्स। देन दे इम्पैक्ट लोकल एंड स्मॉल रिटेलर्स डेफिनेटली। जब इतनी बड़ी बड़ी आपके पास रिटेलर्स मौजूद हैं तो वो फिर लोकल्स को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं, और दे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। तो लार्ज स्केल रिटेलिंग जो है, अभी हम स्पेसिफिकली बात करें लार्ज स्केल रिटेलिंग के बारे में, तो उसका ये फायदे हैं और उसके ये नुकसान है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है? तो लार्ज स्केल जो आपके पास रिटेलिंग है उसका इफेक्ट क्या होता है? इसका सबसे जो पहला इफेक्ट है ना वो होता है होलसेलर्स के ऊपर, और वो है बेसिकली कि उनकी जो डिमांड है ना वो गिर जाती है। डिमांड गिरने का मतलब ये हुआ कि होलसेलर्स बेसिकली आप समझिए रिटेलर्स के बाद आते हैं। वो भी कंपनी से ही चीज़ें लेती हैं, वो इस तरह से नहीं कि वो कहीं और से लेती चीज़ें, मगर वो अपनी चीज़ें डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं, और उनका कोई कोई ख़ास बड़ा सेटअप होता नहीं है, और वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में लेते हैं कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पड़ती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि उनको अपनी जो प्राइस है ना उसकी होलसेल रेट के ऊपर होती है। तो जितने पे उन्होंने लिया उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट लगा देंगे और फिर वो आगे बेच देंगे, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट देंगे। उनका कोई खास बड़ा सेटअप नहीं होता। तो ये करियाने की ही दुकान होती है जो कि आपको बहुत कम प्राइस पे दे रही होती है। ठीक है। तो जब रिटेलर्स आते हैं तो होलसेलर्स को फिर वो उनकी डिमांड को गिराते हैं डेफिनेटली। मगर पीपल जो है इफ दे आर वाइज, तो उनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि होलसेलर्स दे आर मोर चीपर, लाइक उनके पास ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू दीज रिटेलर्स। क्योंकि रिटेलर्स ने अपनी जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट भरनी होती है, अपनी मार्केटिंग की कॉस्ट भरनी होती है, अपनी जो भी सारा उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है उस सब की उसने कॉस्ट भरनी होती है। होलसेलर ने ये नहीं करना होता, हार्डली बस इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, का बिल होता है, और फिर जो उन्होंने शॉप में भी रेंट पे ली हुई है तो उसका बिल होता है, और बाकी एम्प्लॉयज़ को आपने पे करना होता है। बाकी तो आपको रोज़ाना का फ़ायदा ही होता है इसमें। हाँ, कभी-कभार नुकसान भी होता है अगर आपकी सेल्स कम हो गई हैं। मगर जो रिटेलर्स का इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर, सो रिटेलर्स की वजह से आपकी होलसेलर्स की जो डिमांड है वो गिर जाती है। दूसरा जो इसमें है वो बेसिकली आपके जितने भी रिटेलर्स हैं, बाकी रिटेलर्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास डेफिनेटली उनका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो चॉइस है दे विल हैव ग्रेटर चॉइस। तो जो मैंने ग्रीन में लिखा है इसका मतलब ये फ़ायदा है, और जो मैंने रेड में लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि ये नुकसान है। दूसरा जो एक तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटर चॉइस, दूसरे जो है कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिलेगा वो है कि उनको लोअर प्राइसेस मिलेगी।
तो उनके पास एक एज कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स या फिर एज कम्पेयर टू अदर शॉप उनको एक कम प्राइसेस मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास लार्ज स्केल रिटेलिंग का के नुकसान और उसके फायदे और उसके क्या इफेक्ट होते हैं ऑन कंज्यूमर्स, ऑन अदर रिटेलर्स एंड ऑन योर होलसेलर्स। ये आपको आना चाहिए। आपके इस लेवल्स के अंदर इतना ही है। इसके बाद जो आपके पास है वो आ जाता है कि वो वाई स्मॉल स्केल रिटेलर्स दे सर्वाइव। तो वो क्यों सर्वाइव करते हैं? तीन वजह हैं, तीन वजूहत हैं इसकी सिंपल सी। पहली वजह ये है कि पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ऑफ्टन जो पीपल हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यूनिटी का यूज बना दें सोच लाइक दिस। ठीक हो गया। दूसरा जो है इसमें वो है फ्लेक्सिबल ओपनिंग आवर्स। तो बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी होती है उस हिसाब से उनकी ओपनिंग आवर्स होते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। आपको पता है कभी हम जब उठेंगे तो वो सुबह खुली हुई होगी। जो आपके बड़े सुपर मार्केट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, कराची वाला की बात करें तो वो फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद खुलती हैं। ठीक हो गया। द थर्ड थिंग दैट वी हैव एडिशनल सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब हो गया? मुझे आप खुद बताएं, कैन यू take a loan from them? Can you maybe lease something? Can you maybe क्या कहते हैं उसको, आपके पास हाँ जो खाता क्या कहते हैं, you have a ledger, yep, you have a ledger। देखिए आप कुछ चीज़ लोन पे ले सकते हैं, आप उनसे आप कहेंगे मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। आप किसी स्मॉल स्केल रिटेलर से ये चीज़ कर सकते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी के अंदर है। मगर अगर आप यही काम किसी बड़े रिटेलर से कहेंगे यार बस मैं अभी आता हूँ, मैं आपको कल आके मैं आपको पैसे पे कर दूंगा, तो कहेगा सर आप यहाँ पे वेट करें, हम जरा अपनी सिक्योरिटी को बुला के लाते हैं। तो आप डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आप लीव पे भी आराम से चीज़ें ले सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, अगर मुझे पसंद ना आई तो मैं आपको आराम से वापस कर दूंगा। बड़े रिटेलर्स ने भी आजकल ये चीज़ स्टार्ट की हुई है, बट दे हैव देयर स्पेसिफिक रूल्स। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो है लेजर। लेजर को उर्दू में कहते हैं खाता वाला सिस्टम। खाता होता है बेसिकली। तो उसमें बेसिकली आपने कोई चीज़ ली, आप पैसे बेशक उस वक्त ना दें, आप महीने के आखिर में आपने जितनी भी चीज़ें ली हैं तो वो जो आपके पास शॉपकीपर है उन सारों को नोट कर रहा होगा। तो उसके बाद एक लेजर होती है, उसके अंदर वो बेसिकली इन सब चीज़ों को नोट कर रहा होता है। तो आप आराम से आएँ और कोई भी चीज़ उठाएँ, उनसे कहेंगे यार मैं ये ले रहा हूँ, इसको आप लिख लो, तो आराम से लिख देगा, आप ले जाएँ उसको। फिर महीने के आखिर में आपको जो भी पूरा का पूरा महीने का बिल बना है वो आप उसको पे कर दें, सिंपल एज़ दैट। तो ये चीज़ आप किसी बड़े रिटेलर के साथ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा जो 2.3 था वो हमारा ख़त्म हो गया। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑन और सेकंड लास्ट चैप्टर 2.4 सेलिंग टेक्निक्स, मेथड्स एंड ई कॉमर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास 2.4 है। राइटिंग डाउन हियर। ओके, सेलिंग टेक्निक्स में हमारे पास क्या है? पहली टेक्निक जो है हमारे पास वो है ब्रांडिंग की। बहुत ही सिंपल से आजकल हर बच्चों को पता है कि आप अपनी एक ब्रांड खोलें। अपना ब्रांड खोलने का सॉरी ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट ब्रांड्स को यूज़ करें। मगर इसके अंदर अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मगर इसका नुकसान ये है कि यू विल नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग। आपको अच्छी खासी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं तो यू हैव टू मार्केट देम उस हिसाब से। उनमें जो उनका रैंक है, जो उनका लेवल है, उस हिसाब से आपको उनको मार्केट करना पड़ेगा, वरना पीपल समझेंगे कि आप एक फ्रॉड है। और ना ही आपके पास जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो भी आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे कि जब आप उनकी मार्केटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ब्रांडिंग एक तरीका होता है हमारे पास, मगर उसमें आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मगर इससे आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो बहुत इंक्रीज होती है। अच्छा, अगर आप अपना एक पर्सनल ब्रांड खोलें, जिसको हम कहते हैं सोलो ब्रांड भी कहते हैं, पर्सनल ब्रांड भी कहते हैं, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? जे डॉट है इसकी एग्जांपल, वसीम अकरम है इसकी एग्जांपल, और क्या है, डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ अगर हम बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। फ़ायदा क्या होता है इसका? सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि दे ऑफर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। जिस तरह से जे डॉट है तो वो एक खास उनकी एक जो स्पेशलिटी है वो कपड़ों के अंदर है। हाँ, उन्होंने मेकअप के अंदर भी और जो उनके परफ्यूम्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने खोल लिया, टोपियाँ हो गई इस तरह से। मगर मोस्टली उनके जो असल जिस चीज़ के लिए वो लोग माने जाते हैं वो उनका क्लोथिंग आइटम्स है। ठीक है। तो इसलिए आप एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स दे सकते हैं हम। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोअर प्राइसेस दे सकते हैं। तो अगर आपके ब्रांड्स हैं तो आप बेसिकली डिस्काउंट लगाएं, आप सेल लगाएं, फिर आप देखें आपके पास कितने कितने लोग आएंगे। तो अपनी ब्रांड का ये एक फ़ायदा होता है। मगर इसका अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ आपका
नॉर्मल डेज में नहीं होता। ये आपको होता है सेल्स के दिनों के अंदर हो गया, आपने कोई डिस्काउंट लगा दिया, आपके कोई इवेंट आ गया, आपको कोई भी कोई स्पेशल डे आ गया, जैसे से भी कुछ दिनों पहले जिला डे आया था, राइट। इसके नुकसान ये होता है कि आपको अपनी पूरी पूरी ब्रांड को डेवलप करना पड़ता है, फिर उसको प्रमोट करना पड़ता है, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। जीरो से स्क्रैच से अपने ब्रांड को उठाना, उसको प्रमोट करना, सो दैट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव, दैट कैन बी क्वाइट टाइम टेकिंग एंड एफर्ट्स टेकिंग। जो तीसरा तरीका है हमारे पास, वो है लोगोज एंड पैकेजिंग का, कि आप डिफरेंट लोगोज यूज करें। ठीक है, आप अपना ब्रांड ना बनाएं, मगर आप एक होता है ना एक इनकॉग्निटो ब्रांड, या फिर आप समझ लें कि एक तरह से इंटेंजिबल ब्रांड, क्योंकि वो लाइक रियलिटी में वे ब्रांड नहीं है, आपका कोई खास ब्रांड नहीं है, बस आपने अपनी एक शॉप का नाम रखा, उसकी आपने लोगो और उसकी आपने पैकेजिंग शुरू कर दी। तो उससे ये होता है कि लोगों को पता चलता है यार ये आपकी जो ब्रांड है उसकी रिकॉग्निशन होती है, एंड दिस हैज़ द पोटेंशियल टू लीड यू टू दिस वन। तो आप बेसिकली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर अगर आपके पास सेल इतनी बढ़ गई है तो फिर यू कैन डेफिनेटली मेक योर ओन ब्रांड। मगर लोगोस एंड पैकेजिंग का मतलब ये हुआ कि कोई घर से कोई चीज़ बना रहा है, तो वो अपनी कोई छोटा सा लोगोस बनाएंगे। जैसे से लोग अक्सर ये करते हैं कि घर से ना बेक्ड आइटम, ब्राउनीज होगी, चीज़ें होगी, ब्रेड होगी, तो वो बना के आगे अपनी करीबी हुई शॉप को सेल कर देते हैं कि भाई आप ये ले लें हमसे, और आप फिर अपनी अपनी प्राइस के ऊपर उसको बेचें। तो वो 100 रुपए की चीज़ 100 में उसको बेच देंगे, और जो अगला शॉपकीपर है वो उसको मे बी 110 में या फिर 120 रुपीज़ के अंदर उसको सेल कर देगा, 20 उसका प्रॉफिट हो गया, और 100 से उसने उस चीज़ का लॉस कवर अप कर लिया, कॉस्ट उसकी ना कवर अप कर लिया। तो उसके ऊपर घर वाले जो होते हैं वो फिर उसके ऊपर अपना एक लोगो लगाते हैं, अपना एक पैकेजिंग लगाते हैं, ताकि उनको पता चले कि भाई ये किस ब्रांड की है। और अगर आप एक सिंपल थैले में अगर आप ब्रेड दे दें किसी को, ब्रेड के लोफ दे दें, तो डेफिनेटली वो उसको लेगा नहीं, क्योंकि उसको फौरन ये चीज़ आएगी जहन में कि भाई ये कहाँ से आ रही है, भाई इसकी सोर्स क्या है, हु इज मेकिंग देम। ठीक है। इसका एक नुकसान ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो आपकी बढ़ जाती है बहुत, बहुत तो नहीं कहूँगा, तो आपकी एक स्पेसिफिक हद तक बढ़ जाती है। तो आप जितनी आप अपनी जितनी प्रोडक्शन आप अपनी इंक्रीज करेंगे, उतनी आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती साथ साथ होती रहेगी, क्योंकि आपको उतनी पैकेजिंग की जरूरत होगी, उतनी ही आपको लोगोस की जरूरत होगी। जो चौथा हमारे पास तरीका है वो है सेल्फ सर्विस का। बहुत आसान है ये। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये भी एक टेक्निक है हमारी सेलिंग की। फ़ायदा क्या होता है, आपको जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो आपका डेफिनेटली इंक्रीज होता है, मगर आपकी जो इंटरेक्शन है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। इंटरेक्शन डिक्रीज होने की वजह से मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है, आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो उसका ये एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। देन वी हैव अनदर सेलिंग टेक्निक, वो है यूजिंग बारकोडिंग या EPOS। EPOS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सो यू हैव इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इसका क्या मतलब होता है, जिस तरह से अगर आप देखें, मैकडोनल्ड्स की मिसाल ले लें, या फिर हाँ मैकडोनल्ड्स की मिसाल ले लें, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट, जो बड़ी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी मिसाल ले लें, तो वहाँ पर आपके पास एक, आप जब एंटर होते हैं तो आपके पास एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, तो आप वहाँ से आराम से अपना ऑर्डर करें, और आपको एक बंदा आपको हेल्प कर रहा होगा, और आपका ऑर्डर फ़ौरन पहुँच जाएगा। आप अपनी टेबल मेंशन करें और आपका ऑर्डर वहाँ तक आ जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपकी जो सेल्स प्रोसेसिंग है वो आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपको लोगों के डिज़ायर्स, उनकी जो टेस्ट है, उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छा आपको एक आइडिया रहता है, और फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डेफिनेटली आपको कोई एक्स्ट्रा वेस्ट चीज़ आप नहीं बनाते। ठीक है। तो आपकी एफिशिएंसी इस तरह से बढ़ती है कि बस ऑर्डर आएगा तो फिर आप जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास बारकोड आप करेंगे, तो बारकोड से होता ये है कि बेसिकली यू हैव आपके पास इस तरह के ना स्ट्राइप्स होते हैं कुछ, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट एग्जैक्टली। तो आपको इस तरह से कुछ टाइप्स होते हैं, आप उसको स्कैन करेंगे, तो अगर बाय कर लिया, तो जब आप काउंटर पे लेके जाएंगे, तो जब वो स्कैन करेगा, तो फ़ौरन उस कंपनी या फिर आप कह रहे हैं उस शॉप की जो इन्वेंट्री है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो लेट्स से उसके पास 100 चीज़ें थी, कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल शर्ट्स थी, आपने 5 ले गए, आपने बारकोड स्कैन किया, आपने पे किए, चले गए आप। तो आपको तो नहीं पता कि भाई पीछे क्या हो रहा है। पीछे क्या हो रहा होगा बेसिकली, कि फ़ौरन आपकी ये 100 में से कट के ये 95 रह जाएंगे, और वो फ़ौरन 5 मज़ीद ऑर्डर कर देगा। तो इस तरह से ये आपकी कॉस्ट एफिशिएंट कर देता है आपकी सेलिंग को। तो आपको खुद मैनुअली देखना नहीं पड़ता कि भाई मेरे पास कितना स्टॉक रह गया है, मैं कब बाय करूँ, कैन आई सर्वाइव ऑन दिस वन, ये फिर फलां फलां फलां। अच्छा जी।
नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है रिगार्डिंग आफ्टर सेल सर्विस। इसके बारे में हमने अच्छी खासी बात कर ली है। इसका फ़ायदा क्या होता है आपकी कि आपकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है इंक्रीज हो जाती है, मगर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी है इसके साथ इंक्रीज होते हैं डेफिनेटली। ठीक है। द सेवंथ टाइप दैट वी हैव वो है डायरेक्ट मेल। ये काफ़ी ऑब्सलीट हो चुकी है, लोग फिर भी यूज़ करते हैं इसको, बड़े बड़े ब्रांड इसको यूज़ करते हैं, पर इसकी वजह से आप समझे कि पर्सनली अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो बहुत इसका कम इफेक्ट होता है। लाइक आई नो इट कैन बी इफेक्टिव एज वेल, मगर पर्सनली बात करूँ तो पाकिस्तान में इसका बहुत ही कम स्कोप है। खैर, ऐसे होता क्या है कि आपकी एक टारगेटेड मार्केटिंग होती है। फ़ायदे से होता है भी कि आपको बहुत एक लार्ज स्केल पे आपको जाना पड़ता है। अगर आपने 100 लोगों को बुलाना है तो यू मे हैव टू सेंड ईमेल्स टू मे बी 10,000 पीपल, फिर आपको उसमें से शायद आपको 100 लोग मिले। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। इसकी ही वजह से इट कैन बी कॉस्टली एज वेल एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पैम एज वेल। तो लोग कभी कभार तंग भी आ जाते हैं। तो कॉस्टली भी हो सकती है, स्पैम भी हो सकती है। आठवां जो हमारे पास तरीका है वो है रिगार्डिंग फैक्ट्री आउटलेट। बहुत कॉमन है। आप कभी लाहौर जाए, वहाँ पे आपके पास सफ़ायर की जो फैक्ट्री है आपके पास, वहाँ पे जो खादी की फैक्ट्री है उसके उसके पास आप जाएँ, तो उन्होंने अपने सामने अपनी ही फैक्ट्री के बिल्कुल गेट के सामने उन्होंने छोटा सा अपना एक आउटलेट भी खोला होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली अट्रैक्ट तो होते हैं, आपके कस्टमर ज़्यादा आते हैं, अभी सामने इंडस्ट्री है वहाँ से लाइक ताज़ा ताज़ा माल निकल रहा है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर आपकी डेफिनेटली रियल एस्टेट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अब आप अपनी फैक्ट्री के साथ एक और शॉप का भी लैंड खरीदें तो ये उसका थोड़ा सा वो होता है। इसी तरह से शॉपिंग सेंटर्स हैं, उसमें भी आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे डेफिनेटली, मगर आपकी जो लैंड की कॉस्ट है, रियल एस्टेट का मतलब ये होता है बेसिकली लैंड। ठीक है। देन यू हैव द नाइन्थ टाइप जो कि हमारे पास है ऑनलाइन ऑक्शंस की। ये आपको इस्लामाबाद में काफ़ी मिलेगी, ऑनलाइन ऑक्शंस पिंडी में भी आपको काफ़ी मिलेगी। और फिर ई कॉमर्स। ऑनलाइन ऑक्शन इस तरह से होती है कि सॉरी ऑनलाइन ऑक्शन बाय बैट मैं समझा फिजिकल ऑक्शन। फिजिकल ऑक्शन बेसिकली यहाँ पे इस्लामाबाद और फिर पिंडी में काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑनलाइन तो आपको हर जगह मिलेगी, कराची हो, फैसलाबाद हो, पूरी दुनिया में आपको हर जगह ऑनलाइन ऑक्शन और फिर ई कॉमर्स आपको मिलेगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मार्केट रीच है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मगर आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत इंटेंस होता है। सो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्ट्राइव डे बाय डे इन ऑर्डर टू कम ऑन द टॉप। और इसी के फिर आगे आपके पास इम्प्लीकेशंस भी हैं कि जो ऑनलाइन इंटरनेट ऑक्शंस हैं और जो आपके पास ई कॉमर्स है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके इफेक्ट क्या है। तो फॉर रिटेल आउटलेट्स जो आपके पास जितने भी जो रिटेलर्स हैं उनके ऊपर ये होता है कि उनकी जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस तरह से क्या मेट्रो और काकफू जो वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। मेट्रो की ज़्यादा सेल्स है, काकफू वहाँ पे बेचारा बेचारा तो क्या कहूँ, उसकी भी सेल्स अच्छी है, मगर मेट्रो के हिसाब से कम भी है उसकी। इसी तरह से कंज्यूमर्स के लिए क्या होता है इसका, वेल कंज्यूमर्स का फ़ायदा ये होता है कि उनके लिए ग्रेटर कन्वीनियंस होती है कि वो ऑनलाइन आराम से कोई चीज़ मंगवा लें। दराज होगी, आजकल बहुत फेमस चल रही है टेमू है, टीमू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो वो हो गई TEMU, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली, पर ये चीज़ें हो गई। तो ये इसमें आ जाती है सारी चीज़ें। बाकी वी हैव वाइडर ऑप्शन अवेलेबल, डेफिनेटली आपके पास हर तरह का उसमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अली बाबा देख लें, अमेजोन देख लें, तो यू हैव अ ह्यूज वैरायटी, लाइक यू कैन इवन बाय अ टैंक फ्रॉम देयर। मुझे अभी तो याद है कि वो न्यूज़ में आया था, किसी ने एक रस्टी टैंक को खरीदा था अमेजोन से, कुछ मिलियन डॉलर्स का, समथिंग लाइक दिस। तो यू कैन डू दैट। इसका नुकसान ये होता है कि डेफिनेटली यू हैव पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, जिस तरह से दराज आजकल बहुत ज़्यादा करती भी है। सॉरी अगर कोई दराज का कोई बहुत बड़ा फ़ैन है तो माय बैड, मगर ये बहुत ज़्यादा होता रहता है। और इसका एक और नुकसान ये होता है कि आपके पास इन पर्सन शॉपिंग होती नहीं। तो आप किसी चीज़ को उसका साइज़, उसका मटेरियल वो आप देख नहीं सकते, उसकी क्वालिटी देख नहीं सकते। तो आपके पास वो कहेंगे कुछ, आपको देंगे कुछ, तो ये आपके साथ हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक और दो उसके फ़ायदे हैं और इसी तरह से एक और दो इसके नुकसान हैं। तो ये जो इसके नुकसान हो गए रेड के अंदर और ग्रीन के अंदर इसके फ़ायदे हो गए। यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गया हमारा सारा का सारा 2.4। नाउ लेट्स कम टू और 2.5। अच्छा, इसमें ना एक और भी चीज़ है जो कि बहुत सिंपल सी है आपकी, चलिए खैर उसको मैं 2.5 के आखिर में आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये जो आपके पास 2.5 है, सो आई विल राइट डाउन हियर 2.5, हियर यू गो। 2.5 इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। आपके जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में है। तो जिसको जल्दी से हम कवर अप कर देते हैं एक ही पेज का छोटा सा।
सबसे पहला जो आपका ट्रेंड है जो आपके स्टेबल्स के अंदर मेंशन्ड है वो है ओमनी चैनल रिटेलिंग। तो इसमें होता क्या है बेसिकली आपके पास ऑफलाइन और आपके पास ऑनलाइन दोनों तरह की सेल्स चैनल होते हैं। तो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, और इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी सेल्स बूस्टअप हो जाती है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड जो है यू हैव द नेक्स्ट टाइप दैट यू हैव वो है सेल्फ सर्विस चेकआउट्स। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। उससे होता क्या है बेसिकली इट अलाउ कस्टमर्स, सो इट अलाउ यू गाइस टू स्कैन, वही बारकोड वाला सिस्टम आ गया, और जो EPOS था टू स्कैन एंड पे। तो ये हो सकता है। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? वेल फ़ायदा ये होता है कि इट स्पीड्स अप योर प्रोसेसेस। तो इट स्पीड्स अप प्रोसेसेस, इसका फ़ायदा होता है। देन वी हैव दिस लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम्स आजकल जो मोस्टली जो आपके जितने भी ब्रांड्स हैं वो मोस्टली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल। और उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? वेल इट बेसिकली एनकरेजेस, so it encourages you guys repeat परचेज कह लें कि वो बार बार आपसे ही बाय करेंगे, या फिर आप कह रहे हैं रिपीट कस्टमर्स कह लें इसको आप, ठीक है। बेसिकली आपकी आपकी हर परचेज के ऊपर आपको वो रिवॉर्ड करते हैं, तो एक तरह से आपके लिए एक इंसेंटिव बनता है कि आप उनसे फिर से बाय करें। एक और हमारे पास टाइप है, ये तो मैंने 3 पढ़ ली। फोर्थ टाइप है हमारे पास वर्चुअल रिटेलिंग की। अच्छा, वर्चुअल रिटेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम ई कॉमर्स। वर्चुअल रिटेलिंग बेसिकली होती है इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से कि इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्चुअल या फिर ऑगमेंटेड। अब जिन बच्चों को इसका आइडिया है दैट्स फाइन, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑगमेंटेड रियलिटी इन सिंपल वर्ड्स होती है VR। आपने सुना होगा VR ग्लासेस के बारे में। तो एक तरह से आपको ना एक 3D किस्म का एक्सपीरियंस आता है। तो ये आजकल मीटा वाला यूज़ कर रहे हैं, जो फेसबुक वाले हैं वो इस चीज़ को आस्ते आस्ते उसको डेवलप कर रहे हैं और इस चीज़ को बना रहे हैं कि आप एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर खरीदारी करें और आपके पास रियलिटी के अंदर आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। तो दिस कैन इनहेंस, अभी ये इतना खास डेवलप हुआ नहीं है पर किसी हद तक हो गया है। सो दिस कैन इनहेंस योर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में भी एक तरह से आ गया है। एक स्टूडेंट ने एक कंपनी खोली थी छोटी सी, जिसमें बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी क्लोथिंग आइटम लें तो वो आप अपनी पिक्चर खींचे अपनी बॉडी की, तो उसका वो 3D एक छोटा सा ना मॉडल बना देगा ऑनलाइन ही। तो उसके ऊपर आप फिट करके देख सकते हैं कि यार ये मेरे ऊपर किस तरह से लगेगा, लाइक क्या ये फिट होता है वाकई में, नहीं मेरी हाइट के मुताबिक, मेरी वेट के मुताबिक, ऑल दैट स्टफ। तो इसका बड़ा इसका फ़ायदा होता है। बस ये अभी भी एक डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है। देन वी हैव दिस मोबाइल रिटेलिंग। मोबाइल रिटेलिंग जो है इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, एम कॉमर्स। जिस तरह से हमने पढ़ा था ऊपर ना ई कॉमर्स, तो इस तरह से हमारे पास होता है एक एम कॉमर्स होती है। एम कॉमर्स में क्या हो रहा होता है बेसिकली, आपको जितनी आपकी मोबाइल ऐप्स हैं वो प्लस कॉल्स, तो ये होती है एम कॉमर्स। ई कॉमर्स होती है ऑनलाइन वेबसाइट्स, पर ऐप्स की अगर हम बात करेंगे तो वो फिर आपकी एम कॉमर्स हो जाती है। तो आपने ई कॉमर्स और फिर एम कॉमर्स के बीच में इसका आपने याद रखना है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये आप ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स हो जाती हैं और आपके पास एम कॉमर्स में मोबाइल ऐप्स हो जाती हैं। तो बस यहाँ तक था आपका सारा का सारा 2.5, जो कि यहाँ पे जाके वो ख़त्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन वाला है तो आप बेशक नीचे कमेंट में लिख दें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। अब हम आते हैं आपके इसके टॉपिकल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो बस जल्दी से कर लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं है, 20 के ही करीब है। Okay, so what is the primary, I will choose answer here. What is the primary role of a retailer in the chain of distribution? अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि बेसिकली आप टू पॉज द वीडियो, और आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसका पहले आंसर ढूंढें, ताकि आपकी देखिए बेसिकली आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, राइट। तो आप अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने वीडियो को पॉज करें, इसका आप आंसर ढूंढें, फिर मैं उसका आंसर सर्कल कर दूंगा, फिर आप अपना आंसर चेक कर लें। अगर मैच करता है दैट्स फाइन, अगर नहीं करता सो देन मार्क योरसेल्फ 0। ओके, सो द फर्स्ट वन सेज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिटेलर इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक ही बात करें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, नहीं, ये तो रिटेलर तो नहीं करता, ये तो आपके पास फैक्ट्रीज हैं वो करती हैं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता।
अच्छा, एक्टिंग एज ए मिडिल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर्स, एग्जैक्टली ये हमने 2.1 में पढ़ा था, तो उसका आंसर बी ही होगा। सी को अगर हम देखें, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, नोप, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपके पास जो सप्लायर्स हैं वो ये काम करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। डी कह रहा है कि ऑफरिंग फाइनेंसिंग, डेफिनेटली नहीं, रिटेलर्स कब से फाइनेंस ऑफर करने शुरू हो गए, तो उसका आंसर बी है। एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वे दैट रिटेलर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। पॉज करिए वीडियो, सोचें इसका आंसर। इसका आंसर अगर हम ए को देखें तो रिड्यूसिंग स्टाफ हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी रिड्यूस स्टाफ कर भी लेंगे अगर, तो आपको आखिर क्या फ़ायदा होगा? उल्टा आपके लिए ठीक है, आपके पास आपके पैसे बच जाएंगे, मगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो ये होती है हमेशा कि भाई हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, तो यू नीड मोर एंड मोर स्टाफ, तो ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ तो ये नहीं हो सकता। बी बी कह रहे लिमिटिंग ऑपरेटिंग आवर्स, वेल डेफिनेटली ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अपने ऑपरेटिंग आवर्स को ही लिमिट कर देंगे, देखिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है लिमिट का, लिमिट तो नहीं करना हमें, तो उसको एक्सपैंड करना है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। सी एक्सपैंडिंग ऑनलाइन शॉपिंग ऑप्शन, डेफिनेटली आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऑप्शंस को एक्सपैंड करें, उससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑन एसेंशियल गुड्स, डेफिनेटली नहीं, ये थोड़ी होती है किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर सी बनता है, इसका आंसर ऊपर था बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? पॉज करें वीडियो। ट्रेड ये कह रहा है कि ट्रेड इंक्लूड्स ओनली लोकल ट्रांजेक्शन्स व्हाइल कॉमर्स इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बहुत ही एक स्टूपिड किस्म की डेफिनेशन है ये। बी कह रहा है ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, ये हमने अच्छा, ये जो है कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली आपका जो फर्स्ट वीडियो उसका एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने उसको गलती से यहाँ पे मैं डाल दिया, पर इसका आंसर बेसिकली है बी है। क्यों है? क्योंकि ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, whereas कॉमर्स इट इंक्लूड्स ऑल सपोर्टिंग एक्टिविटीज, तो ये बेसिकली हमने वीडियो जो आपकी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर जो आपका यूनिट 1 है उसका ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो इट्स ऑल फॉर आवर यूनिट 1। सी भी ये होगा कि कॉमर्स इज नॉट लिमिटेड टू डिजिटल सेल्स, डेफिनेटली, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और डी कह रहा है कि ट्रेड इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, डेफिनेटली नहीं, कभी भी ट्रेड मैन्युफैक्चर नहीं करती कुछ भी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। 4, which type of retailers provide a wide range of goods under one roof and so which type of retailers नहीं retailer, वैसे retailers होना चाहिए, अच्छा खैर, and is usually located on the outskirts of cities। ये क्या है? स्ट्रीट मार्केट्स नहीं, रूफ होती है, स्ट्रीट मार्केट्स तो ओपन एयर होती हैं, so ये तो सारी मेरे पास ओपन एयर होती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। बी कह रहा है हाइपर मार्केट्स, डेफिनेटली। सी कह रहा है स्पेशलिटी शॉप, नहीं, उनके पास एक वाइड रेंज ऑफ गुड्स नहीं होती, उनके पास तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है या फिर प्रोडक्ट्स होती हैं। यूनिट या फिर इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, ये भी नहीं, क्योंकि इनके पास भी बेसिकली जो आपके पास जितने भी होते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, तो इनके पास एक लिमिटेड रेंज होती है, लिमिटेड रेंज, तो ये भी आपका इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ स्पेशलिटी शॉप्स? बहुत आसान है, पॉज करिए वीडियो, फाइंड योर आंसर। ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लोअर प्राइसेस तो डेफिनेटली इनकी नहीं होती। बी भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास एक कोई एक्सटेंसिव वैरायटी नहीं होती, नहीं, इनकी एक्सटेंसिव वैरायटी तो होगी मगर ऑल कैटेगरीज के अंदर नहीं होती, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्पेशलिटी शॉप्स, ठीक है। देन वी हैव, मैं इसका आंसर आपको सिंपली बता देता हूँ, यू हैव, इसका आंसर सी है, बेसिकली एक्सपर्टीज एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सिक्स जो है, सिक्स का आंसर बी बनता है, वो इसलिए क्योंकि लार्ज स्केल जो रिटेलर होता है वो होल सेल्स की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं, ये भी हमने ऊपर जाके पढ़ा था। 7 का आंसर आपके पास बी है, और वो बी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं उनके पास मोर एक पर्सनलाइज सर्विस होती है और फिर उनकी फ्लेक्सिबल ओपनिंग आवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास डी बनता है, क्योंकि आपके जो एक नॉट यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एन एडवांटेज
ऑफ बार कोडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको बेसिकली EPOS के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो मैनुअल रिकॉर्ड टेकिंग तो नहीं होती, बल्कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका फास्ट चेकआउट टाइम होती है, आपकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही होती है, आपकी जो कस्टमर CRM है, CRM, वो आपकी इनहेंस होती है, तो उसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास सी आ रहा है, तो उसका आंसर बेसिकली सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास आ रहा है बी। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बेसिकली बनता है सी। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन रहा है सी, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसका आंसर आपके पास बन रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर अगर हम जाएं, तो इसका आंसर, एक मिनट, क्वेश्चन 14 हियर यू गो, इसका आंसर बनता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर डी बनता है। क्योंकि आपकी जो डिसएडवांटेज होती है लार्ज स्केल की, वो होती है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्मॉलर और जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उनके ऊपर, तो उसका आंसर डी बनता है। 15 को अगर हम देखें, तो उसका आंसर ए बन रहा है डेफिनेटली, बहुत आसान है। टेलीसेल्स बेसिकली, ये मैंने आपको ऊपर नहीं पढ़ाया होगा, टेलीसेल्स होती हैं आपकी टेलीफोन से रिलेटेड, तो आपको इनके फ़ोन कॉल सेल्स होती हैं बेसिकली बाय फोन, सिंपल एज दैट। ठीक है। 16 के ऊपर अगर हम आए, तो उसका आंसर बी बनता है। वो क्यों? क्योंकि एम कॉमर्स में आप कहीं भी, कहाँ आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जिधर भी हो, जब भी हो, आप आराम से बाय कर सकते हैं। और 17 का अगर हम देखें, तो उसका आंसर बनता है आपके पास डेफिनेटली बी बन रहा है इसका आंसर। स्ट्रीट मार्केट्स होती है वो ओपन एयर होती हैं, उनकी जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ओपन एयर है। 18 का आंसर बनता है अगेन डी, इंश्योरेंस। बहुत सिंपल सा, ये वैसे इसका कॉन्सेप्ट है नहीं, पर इसमें आ जाता है, ये आपकी यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट है। 19 का आंसर बनता है सी, आपकी इंटरेक्शन कम हो जाती है, उसका आंसर यही बनता है। 20 का आंसर आपके पास बन जाता है सी। बहुत सिंपल सा बात है, ये सी होगी, क्योंकि आप अपनी स्टॉक और आपकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए यू यूज़ EPOS। ये फिर अपना समझ लें बार कोडिंग, बार कोडिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसका आंसर सी होगा। तो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 2 जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? वेल, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको आनी चाहिए वो है द रोल ऑफ रिटेलर्स इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको ये आज की चीज़ आ गई है, तो अब इसको टिक कर दें। देन टाइप्स ऑफ रिटेल आपको पता होना चाहिए, लार्ज स्केल और फिर स्मॉल स्केल रिटेलिंग के बीच में डिफरेंसेस, सेलिंग टेक्नोलॉजीज, सॉरी सेलिंग टेक्निक्स एंड फिर जिसके मेथड्स हैं वो आपको आने चाहिए। और ई कॉमर्स के क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, एंड लास्टली आपके क्या ट्रेंड्स होते हैं रिटेलिंग के अंदर। तो ये आपको 6 चीज़ें आनी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। द रीज़न मैंने क्यों इतना फास्ट कर लिया अभी जल्दी से, क्योंकि बैटरी इसकी खत्म हो रही है, सो आई वांट टू कंप्लीट दिस वीडियो बिफोर दैट। तो बस यही था आपका यूनिट, पूरा आपका इंटायर यूनिट 2 यहाँ पे खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हियर यू गो, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी हियर ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप है, and I will try my best to help you guys out. Jazakumullah khair for watching this video. Thank you and assalamu alaikum wa rahmatullah.